हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर फर्स्ट, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर सेकंड। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड हमने ये जाना था कि हमारे कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को फंक्शन करना है, और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिक्लेयर किया गया एज द मेन गोल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी पढ़ी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में फोर्स पे आया और उसके बाद से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम कर रही है। नाउ हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे काम करती है कि लोगों को सर्व कर सके, लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो इंडिया में होता क्या है कि इंडिया के लोगों के पास राइट है कि वो वोट कर सके और चूज़ कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट पे, स्टेट लेजिस्लेचर में और लोकल गवर्नमेंट में। और हम इंडिया की डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल पे। नेक्स्ट हमने ये जाना था कि सारे सिटीजन्स जो कि 18+ हैं, एडल्ट हैं, उनके पास है राइट टू वोट। वो जाके वोट कर सकते हैं और जिसे भी वो एज ए लीडर देखना चाहते हैं उससे जाके वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये भी जाना था कि राइट टू वोट आने के बाद हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, क्योंकि जो वोट्स आने लगे वो क्वांटिटेटिव से ज़्यादा क्वालिटेटिव आने लगे। मतलब ऐसे वोट्स आने लगे जो लोग सही लीडर्स को, सही पॉलिटिकल पार्टीज़ को चूज़ करने लगे। नेक्स्ट हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को बांटती है स्टेट गवर्नमेंट में एंड लोकल गवर्नमेंट में। और हमने ये जाना था कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थे उनकी पावर इंक्रीज़ की गई। देन हमने राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जाना था, जिसमें हमने ये समझा था कि किसी भी डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके सिटीजन्स को पावर दी जाए। हमेशा सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन रहे, जिससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच। नेक्स्ट, जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास हक होता है टू नो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखने का राइट होता है। गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन्स को। देन आफ्टर द ईयर 2000 हमने ये जाना था कि जो भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कर रहा है, और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आज के समय सिटीजन्स का राइट बन चुका है। और इसी के हिसाब से हम सारे सिटीजन्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड सिक्योरिटी है। आफ्टर दैट हमने सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी समझा था। हमने ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये गाइडलाइन देता है कि हर किसी के पास हक है कि उसे सोशल जस्टिस मिले और उसे इक्वालिटी मिले। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि किसी तरीके का भी सोशल कंडीशन जो किसी भी सिटीज़न को इनजस्टिस दे या उसे इक्वालिटी ना दे, इस तरीके के सोशल कंडीशन को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रिंसिपल एम है जस्टिस और इक्वालिटी का वो ये है कि किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन सोशल स्टेटस में, सुपीरियर इन्फीरियर, जो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी, इन सब की बेसिस पे किया जाता है, उसे हटाया जाए। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के कारण जो अलग अलग सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन्हें इक्वालिटी मिलती है और किस तरीके से उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। नाउ हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया में एफर्ट्स लिए गए हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके सबको इक्वल राइट्स दिलाने के लिए। सो फर्स्ट वन इज़ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स।
Policy of reservation of seats is meant for those sections of society who have been deprived of the opportunities for education and employment for a long period of time. अब हमारी कंट्री में जो भी वीकर सेक्शन है उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है. रिजर्वेशन मतलब होता है कि उनके लिए कुछ सीट्स फिक्स होती है. ये सीट्स कॉलेजेस में भी फिक्स होती है, ये सीट्स जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी फिक्स होती है. तो ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, ये इसलिए है कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें. अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विसेज सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. There is also a provision of reservation of seats for other backward classes. तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें और जो भी गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम्स हैं उनमें कुछ सीट्स होती हैं जो रिज़र्व करके रखी जाती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और कुछ बहुत कम अमाउंट ऑफ सीट्स होती है जो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिज़र्व करके रखी जाती है. The Scheduled Caste and Tribes Prevention of Atrocities Act. This is an important act for establishing social justice and equality. अब ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है किसी तरह का भी सोशल इनजस्टिस हटाने के लिए और लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. ये जो एक्ट है वो इसलिए लाया गया कि किसी तरीके का भी डिस्क्रिमिनेशन जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ होता है उसे रोका जा सके, और अगर उनके साथ किसी तरह का भी गलत बिहेवियर किया जाएगा तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी. अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों इन्हें इस तरीके का ट्रीटमेंट देना, स्पेशल ट्रीटमेंट देना जहां इनके लिए एक्ट बनाया गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सालों से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना गया है क्योंकि इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था. आपने अगर कुछ मूवीज़ देखी होंगी, कुछ आर्टिकल्स या बुक्स पढ़े होंगे तो आपने सुना होगा कि मंदिरों में इन्हें जाने नहीं दिया जाता था, इनके घर का पानी नहीं पिया जाता था, और इन्हें बहुत सालों पहले देखा जाए तो स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था. इसलिए आज के समय इन्हें अपने हक दिलाने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक्ट लेकर आया गया. Now, provisions for minorities. The Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities for education and employment. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए भी बनाए गए हैं. अब माइनॉरिटीज़ मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज़ मतलब वो लोग होते हैं जो बहुत कम हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन वो कम है, उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है ताकि वो माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सके. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके का भी भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन को प्रोहिबिट करती है. This is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their right to equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational right. और स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए हैं माइनॉरिटीज़ के लिए जहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और उन्हें हक दिया जाता है, राइट टू इक्वालिटी दी जाती है, फ्रीडम दिया जाता है, किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन्हें हक है और उनके पास अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का हक है और हर तरह की एजुकेशन पाने का हक है. नाउ लॉज रिलेटिंग टू विमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन. अब सालों से हमारी सोसाइटी में औरतों की कंडीशन भी बहुत ख़राब रही है. बहुत सारे गलत लॉज थे जिन्हें समय के साथ हटाया गया है, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे औरतों का. इसीलिए स्पेशल लॉज
औरतों के लिए बनाए गए हैं और उन्हें अलग अलग जगह सीट्स दी गई है ताकि वो भी आगे बढ़े और खुद को रिप्रेजेंट कर पाए. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड efforts were made for empowering women. Taking into consideration the problems of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development. अब इंडिपेंडेंस के बाद का जो समय था तो बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं कि औरतों को एम्पावर किया जाए. इस चीज़ को कंसिड्रेशन में लेते हुए औरतों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देखा गया और फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बनाई गई जिससे औरतों को अच्छी जगहों में पढ़ाया जा सके और उन्हें सही एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके और उनका डेवलपमेंट भी हो. The right to have an equal share in the property of the father and husband, Dowry Prohibition Act Against Sexual Harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development. अब सबसे पहले तो औरतों को हक दिया गया कि चाहे फादर की प्रॉपर्टी हो या हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो उसमें उन्हें इक्वल हक है, इक्वल शेयर मिलने का हक है. ये है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. नेक्स्ट एक्ट लाया गया जहाँ पे औरतों के साथ किसी तरह का भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी पनिशेबल होगा. ये लाया गया अंडर डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट. और ये सारे एक्ट्स, ये सारे लॉज ने औरतों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दिया जहाँ पे औरतें फ्री महसूस कर सकती हैं और खुद का डेवलपमेंट कर सकती हैं और सिक्योर रह सकती है. इन आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग women have inadequate representation in politics and political institutions. Many countries in the world have made efforts to increase representation of women. आप देखेंगे सालों से हमेशा से औरतों का पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा. सही से मतलब बहुत कम औरतें इन्वॉल्व होती हैं. इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ में एफ़र्ट लिया गया कि औरतों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए. फ्रॉम this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of seats for women in local self-governing institutions. The percentage has been raised to 50% in several states, including Maharashtra. तो चेंज लाने के लिए इंडिया में भी बहुत चीज़ें की गई. जैसे 73rd और 74th अमेंडमेंट में 33% ऑफ सीट्स रिजर्व की गई विमेन के लिए लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन पे. और ये परसेंटेज महाराष्ट्र में 50% है और बहुत सारे और स्टेट्स हैं जहाँ पे 50% है. Now coming to role of judiciary. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. While interpreting the provisions of the Constitution, the judiciary has a national always taken into consideration the fundamental objective of the Constitution and also the intention of the Constitution makers. तो अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का क्या रोल है. तो हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है इसका इम्पोर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी उसे अचीव करने के लिए. जब भी जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, इसका मतलब जब भी किसी भी जज के पास कोई केस आया और उस केस को ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की, तो हमेशा ये मेक श्योर किया है जुडिशरी ने कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है उसे कंसिड्रेशन में लिया जाए और ये भी देखा जाए कि जो भी जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उनका ऑब्जेक्टिव क्या था. मतलब कभी भी जुडिशरी कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं ले सकती और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मतलब उसके मेकर्स के इंटेंशंस के अगेंस्ट. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी इन दिस रिगार्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. अब नीचे हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस रिगार्ड पे जुडिशरी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं.
First, the basic framework of the Constitution. The Constitution is dynamic. It is living document. The Constitution has to change according to changing condition and the Parliament has the power to make those changes. अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, चेंजिंग है, इसीलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकते हैं और हमेशा चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से पार्लियामेंट इसमें चेंजेस करती है. The judiciary has accepted this power of the parliament to make changes in the constitution, but at same time specified the limit on this power. The judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. अब जुडिशरी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर आना ये काम पार्लियामेंट का है, लेकिन क्लियरली जुडिशरी ने ये मेंशन कर दिया है कि पार्लियामेंट चेंजेस भी एक लिमिट में लेकर आ सकती है. जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फ्रेमवर्क है उसे कभी चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट एट एनी कॉस्ट. ये मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कंट्री सेक्युलर होनी चाहिए, तो सेक्युलर मतलब होता है किसी भी रिलीजन के साथ किसी भी कंडीशन में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. अब सपोज कोई ऐसी पार्टी पावर पे आ गई, कोई ऐसी पार्टी पार्लियामेंट में आ गई जिससे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं पसंद, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया कि इस रिलीजन के साथ जो करना है आप कर सकते हो, या इस रिलीजन को ये हक नहीं मिलेगा, वो हक नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे जुडिशरी खड़ी हो जाएगी. यहाँ पे जुडिशरी बोलेगी नहीं, आप भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर आ सकते हो, पर आप ऐसा कोई चेंज लेकर नहीं आ सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव चेंज कर दे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो आइडिया है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो चेंज कर दे. यहाँ से मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस. The protection provided to the citizens by the fundamental rights in the Constitution has been made more meaningful through various decisions of judiciary. अब हम सारे सिटीजन्स को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसके कारण ये ज़रूरी होता है कि उन सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. हमारे लिए कोई खड़ा हो कि हमारा फंडामेंटल राइट कोई छीनता है तो उसे पनिशमेंट दी जाए. तो इसीलिए जुडिशरी का काम होता है कि वो सही डिसीजन ले जहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड रहे. Some of the important subjects on which the court has given judgment includes right of children, protection of human rights, protection of honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment. कुछ important subjects जिन पे कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है वो है right of children, protection of human right, protection of honor and dignity of women, individual का freedom और tribal का empowerment. These efforts have been made the political process in India more mature. और इन एफर्ट्स के कारण हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो और ज़्यादा मैच्योर हो गया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. In this chapter we took a review of the constitution and the working of government on the basis of constitution in the context of Indian democracy. There are many challenges before India's democracy. Governments act and policies have not put an end to all the problems. इस चैप्टर में हमने एक रिव्यू लिया ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. बहुत सारे चैलेंजेस है इंडिया की डेमोक्रेसी के सामने, और गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो इन सारे चैलेंजेस को ख़त्म नहीं करते. देयर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम्स confronting us. However, what is important is that the people of India have developed a democratic mindset. और बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी अभी बची हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे देश के लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लिया है, एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट एक्सेप्ट कर लिया है. In the next chapter we will study election process in India. Next chapter में हम इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.